सुबह बखैर नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हर दिन की तरह आप जिस इंतज़ार में रहते हैं उस इंतज़ार को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपके सामने आते हैं आप प्रोग्राम सलाम जेके लेकर, और कोशिश ये रहती है कि आपको ख़बरों से बाखबर कराया जाए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, रियासतों के अंदर क्या कुछ चल रहा है और दुनिया भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी हमारी नज़र रहती है। और कोशिश करते हैं कि 8:35 से 10 बजे तक आपको हर पल बाखबर करे, हर बढ़ती हुई खबर के साथ और हर नए तजिए के साथ। और आखिरी लम्हात जो 10 से 12 मिनट हमने रखे हैं, आज भी उनमें हम फ़ोन कॉल ज़रूर लेंगे, यानी 9:45 के आसपास जब आएंगे तो चंद फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे जो है वो आपकी आवाज़ को सुने, मसाइल का हल निकालने में किसी हद तक आपको राहत मिल सके। आज 27 जुलाई सन 2022 है, बुधवार का दिन है। हस्बे वादा प्रोग्राम का आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, और फटाफट से आपको बताते हैं कि माजी में आज के दिन जो अहम तरीन वाक़ात, ये एक लंबी लिस्ट होती है, उसको बड़ा कट शॉर्ट करके चंद अहम वाक़ात को लेकर हर दिन आते हैं आपके सामने मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम सलाम जेके में। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे, लेकिन आगाज प्रोग्राम का करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, तय फॉर्मेट से। आज का दिन इतिहास में क्या है? 27वीं तारीख है, 27वां दिन है, 7वां महीना है, साल है 2022। आज के दिन 2005 में मुंबई में सिर्फ 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड बारिशें हुई। 944 मिलीमीटर बारिशों से 786 शहरियों ने अपनी जान गंवा दी। ये 2005 में मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में, जहां तबाही के मनाजर चारों तरफ थे, सिर्फ 24 घंटों में 786 लोगों ने जान गंवाई थी 944 मिलीमीटर बारिश में। 1992 में आज ही के दिन 27 तारीख को मारूफ बॉलीवुड अदाकार अमजद खान, जिनको आप गब्बर के नाम से भी शोले फिल्म से जानते थे, काफी मकबूलियत हासिल हुई, उनका इंतकाल हुआ। उन्हें आज फिल्म इंडस्ट्री याद कर रही है, अमजद खान यानी गब्बर को। इसके अलावा 2015 में आज ही के दिन शिलोंग में लेक्चर देते हुए साबिक सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद इंतकाल कर गए। 27 तारीख थी, साल था 2015। उन्हें भी आज मुल्क के तमाम लोग याद कर रहे हैं, उनकी खिदमात को साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्हें सलाम पेश किया जा रहा है। इसके अलावा 1713 में आज का दिन था जब रूस और तुर्की, जिसे आप तुर्की अब कहते हैं, जिसने एक अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए, और ये सबसे बड़ी डील्स में से अब तक की एक मानी जाती है, जिसके बाद कभी भी ये दोनों ममालिक एक साथ एक टेबल पर कोई ज्यादा देर या ऐसे मौकों पर नजर नहीं आए। 1921 में आज ही के दिन टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा ने मुहक्किकीन की जानिब से एक तवील मुद्दत के बाद इंसुलिन इजाद की गई। आज के दिन ये बड़ी कामयाबी माहिरीन मानते हैं, या फिर जो मुहक्किकीन थे, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आती है स्टडीज की, जिसके बाद ये कामयाबी इन लोगों को जाकर मिली 1921 में टोरंटो यूनिवर्सिटी में। साल 2012 में लंदन ओलंपिक्स का इफ्तिताह हुआ। इसके बाद धमाके भी हुए इस ओलंपिक्स में, जिसमें एक शहरी ने अपनी जान गंवा दी थी, 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लेकिन साल 2012 लंदन ओलंपिक्स जिनका आगाज हुआ था, अब 2022 भी आगे जाकर आप देखेंगे तैयारियां जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हो रही हैं। लेकिन 2012 में आज से ठीक 10 बरस कबल ओलंपिक्स में नुकसान भी उठाना पड़ा था, लेकिन शुरुआत लंदन से आज के ओलंपिक्स की हुई थी। 1994 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में निशानेबाज जसपाल राणा ने गोल्ड मेडल जीता। भारत के लिए एक और नुमायां कामयाबी थी, और शूटिंग चैंपियनशिप का एक नया दौर माना जाता है जब से राणा ने कामयाबी हासिल की थी और मेडल भारत के लिए जीता था। 1994 में 27 तारीख का दिन था। 27 जुलाई 2002 को आज से ठीक 20 बरस कबल यूक्रेन में हुए तैयारा हादसे में 70 अफराद ने अपनी जान गंवा दी, जबकि एक भी मुसाफिर या क्रू मेंबर या पायलट, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो इस हादसे में बचा हो। 70 अफराद ने अपनी जान गंवा दी थी सिवानो के मकाम पर, जहां रूस और यूक्रेन का बॉर्डर है। इस हिस्से के अंदर 2002 में यह हादसा तैयारे के साथ पेश आया। हिस्ट्री ऑफ द डे में यह अहम मालूमात थी। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, और सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में बदलता मौसम, और इससे जो आम जिंदगी मुतासिर हुई है कुछ इलाकों के अंदर, कुछ हिस्सों के अंदर, उसकी इतलात सबसे पहले आपको। चलिए जी, प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से खबरों का सफर करते हैं शुरू, और सबसे पहले आपको जरा श्रीनगर जम्मू कौमी इशारा का अपडेट देते हैं। मूसलाधार बारिशें कई जगहों पर हुई थी रात भर, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी इशारा पर कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, और पस्सियां गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी इशारा पर फिलहाल ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है।
निहाड़ का मकाम है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा रामबन से बानिहाल के बीच का ये रास्ता है, जहां पर पस्सियां गिरा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जो छोटे छोटे पत्थर पहाड़ से है वो खिसकना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इधर जो यात्रा अमरनाथ जी की यात्रा, जो एक और जत्था सुबह जम्मू से रवाना कर दिया गया है, खबर यह है कि उसे बेस कैंप रामबन चंद्रकोट के पास जो बेस कैंप बनाया गया वहां पर रोक दिया गया है। मतला अबर आलूद है, मैन और मशीनरी का फंक्शनल है और कोशिश की जा रही है कि ये जो छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं ये सिलसिला रुक जाए, ताकि रास्ते को साफ करके गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाए। सीधे चलेंगे जी, नदीम इकबाल हमारे पास है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, क्योंकि खबर लगातार ये है कि महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है कि आने वाले 4 दिनों तक भी मतला पर आलूद रह सकता है, बूंदाबांदी का सिलसिला होगा, तेज हवाएं भी चलेंगी और जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये वाला जो रामबन से बानिहाल वाला स्ट्रेच है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का, यह हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि छोटे बड़े पत्थर पहाड़ से गिरने का सिलसिला शुरू होता है। नदीम मेरे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, अपडेट कीजिएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, निहाड़ पर के मकाम पर जो पत्थर गिरा रहे थे, क्या वो सिलसिला रुका है या अभी जारी है? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जहां हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करते हैं, देखा कि जब मौसम खराब होने से सीधा मिलता है, जहां आज की हम बात करें क्योंकि अभी बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर निहाड़ और कैफेटेरिया के मकामात पर जो है इस वक्त पत्तियां गिरने का, पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया है। अगर अभी हम बात करें तो ट्रैफिक अथॉरिटीज के मुताबिक आने वाले 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है रोड को मोडरेबल बनाने में, लेकिन शर्त यह है कि अगर मौसम साफ होता है, अगर बारिश का सिलसिला रुकता है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो बूंदाबांदी का सिलसिला मुसलसल जारी है और पत्थर गिरने का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। हालांकि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की बात करें या फिर मशीनरीज की बात करें, क्लियरेंस एजेंसीज भी वहाँ पे अवेलेबल है, मशीनरीज अवेलेबल है, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे तैनात है कि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया जो है रूनुमा न होने पाए। तो ऐसे में जो यात्रा का जत्था, अमरनाथ यात्रा का जत्था जिसे जम्मू से रवाना किया गया था, उन्हें यात्रा निवास चंद्रकोट में रुकाया गया है और उन्हें इंतजार करना होगा तब तक जब तक बारिश का सिलसिला रुकेगा नहीं। कैफेटेरिया मोड़ और जो मिहाड़ के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला नहीं रुकता, रोड मोटरेबल नहीं होती, तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इस जिमन में अगर हम बात करें तो हाईवे पर इस वक्त कोई भी स्टैंडर्ड व्हीकल नहीं है, यानी हमने देखा था कि पिछले दिनों हजारों की तादाद में गाड़ियां वो थी जो रामबन और बानिहाल सेक्टर के बीच फंसी हुई थी, लेकिन आज की डेट में रामबन और बानिहाल सेक्टर की जहां हम बात करें तो कोई भी गाड़ी दरमांदा नहीं है। जैसे ही रोड मोडरेबल होगी उसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हीं गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी जो इस वक्त हाईवे पर उधमपुर और रामबन के दरमियान यात्रा के काफिले को चंद्रकोट की मकाम पर रोका गया है। आगे स्टेडियम में भी जहां पर इंतजामात है, क्या वहां पर भी यात्री रुके हैं या जो पहले इस इलाके से निकल चुके थे, स्ट्रेच को क्रॉस कर चुके थे, वो टनल के पार हो चुके हैं और जो बाकी इंतजार कर रहे हैं, मजीद तवील इंतजार करना पड़ सकता है या थोड़ी देर बाद शायद चीजें ठीक हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अमरनाथ जत्था का अमरनाथ यात्रा का जो जत्था जो जम्मू से रवाना किया जाता है, क्योंकि वो एक साथ में काफिला चलता है और उससे पहले ही कि वो रामबन क्रॉस करते, इससे पहले ही हाईवे ब्लॉक हो गया था, तो उन्हें सीधे जो है यात्रा निवास चंद्रकोट का रुख करवाया गया है। और जहां कल की हम बात करें कि कल जत्थे को रवाना किया गया तो उससे 3 बजे से पहले जो है नवयुगा टनल है वो क्रॉस करना होता है। तो आज की डेट में अभी तक किसी भी जो अमरनाथ यात्रा के काफिले के साथ गाड़ी थी, किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। इन्हें तभी आगे बढ़ने दिया जाएगा, मौसम साफ होगा और मौसम साफ होने के साथ बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल फिलहाल अपडेट करने के लिए कि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल 4 दिन तक मतला बरालूद रहेगा। पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिशें हो सकती है, मैदानी इलाकों में भी रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला हो सकता है और यही वजह है कि कल जो कुछ रात भर हुआ है उसका यह नतीजा हुआ कि आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर निहाड़ के मकाम पर जो पत्थर गिराए हैं उसमें फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही के लिए इस कौमी शाहरा को रोक दिया गया। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं एक और बड़ी खबर की और बात करते हैं जनूबी कश्मीर कुलगाम की, जहां पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने एक बड़े इलाके को मुहासरे में लिया था। खबर यह थी कि मिलिटेंट अंदर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। मुहासरे और तलाशी कार्रवाई के दौरान ही मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच आमना सामना हुआ है। चंद राउंड फायर और कुछ ग्रेनेड
की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये जो फायरिंग हुई है इसके नतीजे में आर्मी का एक जवान भी जख्मी हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त कुलगाम इलाके से आ रही है। कुलगाम के काटपोरा बरिहाड़ इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। इतला यह थी कि मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे और जो ही उस टारगेट एरिया की ओर सर्च पार्टी पहुंची तो वहां पर फायर किया गया जिसके नतीजे में रिटेलिएट किया गया फौज की तरफ से और चंद मिनटों तक दोनों तरफैन के बीच जबरदस्त गोलीबारी का सिलसिला चला है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक जवान के जख्मी होने की भी इतला आ रही है और अब तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, किसी तरीके से कोई गोलीबारी की कोई आवाज वहां पर नहीं आ रही है और यह भी माना जा रहा कि शायद मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों ने अभी इस पूरे ऑपरेशन को जारी रखा है, लगातार नाके लगाए रखे हैं और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला थोड़ी देर पहले तक जारी है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है और तस्वीरें आज सुबह की जहां पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल हमीद, बताइएगा कि कुलगाम का ये कौन सा इलाका है और क्या अब ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, क्योंकि इतला दिल्ली आते आते ये आ रही है कि थोड़ी देर पहले ये ऑपरेशन क्लोज कर दिया गया है। हाँ जी गवर, मैं आपको बताता चाहूँ ये यारीपोरा का एरिया है जो काठपोरा और ब्रेहाड़ ये दोनों गांवों को घेरे में ले लिया है फौज ने। रात के 2 बजे के करीब वहां पे फायरिंग हुई है, मगर जबरदस्त फायरिंग हुई। आसपास के जो भी गांव है वो दहल उठे। उसके बाद 2 बजे के बाद तकरीबन 10-15 मिनट तक ये गोलियों का तबादला जारी रहा। उसके बाद ये थम गया, मगर अभी तक वहां पे और कोई गोली की आवाज नहीं आई है। जो कि आसपास के पड़ोस के लोग ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी गोली की आवाज नहीं मिली है, मगर वहां पे कारण अभी भी है और घर घर तलाशी कार्रवाई फौज ने शुरू कर दी। जो भी वहां पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। पूरी तरह से गांव को घेरे में लिया गया है और बताया जा रहा है कि वहां पे जो बागात है, बड़े बड़े बागात है, वहां पे घने बागात है, वहां से वो रफू चक्कर भी हो सकते हैं। अभी पूरी तरह से ये वाजे तौर पे नहीं हुआ या ऑफिशियली तौर पे ये ऐलान नहीं हुआ कि मिलिटेंट्स वहां पे है अभी या वो भागने में कामयाब हो गए। अभी फौज वहां पे पूरी तरह से डटी हुई है। जी अब्दुल हमीद, ये भी बताइएगा, खबर तो ये भी है कि एक जवान के जख्मी होने की एक खबर आ रही है कि जो इनिशियली फायर हुआ था उसमें एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है। क्या इसकी तस्दीक मकामी तौर पर पुलिस की तरफ से या एजेंसी की तरफ से की गई है? नहीं, अभी तक तो पुलिस की तरफ से इस बात पे तस्दीक नहीं हुई है, मगर जो लोकल सोर्स से हमें पता चला है कि वहां पे एक आर्मी के जख्मी होने की इत्तला मिली है, क्योंकि एम्बुलेंस काफी सारी वहां पे पहुंचा दी गई है और फौज की जो गाड़ियां है वहां पे काफी सारी फौज भी बुलाई गई है और पूरे इलाके को वहां पे घेरे में ले रखा है। मगर अभी तक ये पूरी तरह से वाजे तौर पर फौज ने या पुलिस ने इस पे कंफर्मेशन नहीं दी है कि एक जवान के जख्मी होने की, जहां पे हमें लोकल सोर्स से पता चला है, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुलगाम से बड़ी खबर कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को जो इतला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, 2 गांव का मुहासरा किया गया और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक रात भर जब यह मुहासरा चला और सुबह पहली किरण के साथ ही फायर भी हुआ है, जिसके बाद खबर यह है कि अभी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जराये के मुताबिक मिलिटेंट शायद वहां से फरार होने में कामयाबी हुए हैं, ताहम सर्च ऑपरेशन लगातार अभी जारी है। फिलहाल यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि ऋषियों और सूफियों की सरजमीन वादी कश्मीर के अंदर हवा की बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है और इब्तिदाई खबरों से लेकर अब सरकारी खबर जो सामने आ रही है उसे हम आपके सामने जब रखेंगे तो यह सोचने पर आप मजबूर होंगे कि क्या वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर की सूरत हाल इस तरीके से अबतर हुई है और हमारी सिविल सोसाइटी से लेकर दीगर लोग इस पर क्या कुछ कहेंगे। मुझे इंतजार रहेगा। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज कुछ अलग रियाज करते हैं, सुरों के साथ नहीं चुस्कियों के साथ करते हैं।
सुकून से बैठना भी एक कला है। आज इसी का रियाज करते हैं। वाह ताज। लास्ट बेंचर थी या टॉपर? कथक या हिप हॉपर? ये लड़के वालों की एक्सटेंडेड फैमिली पूछेंगे अनोइंग सवाल। प्रेशर हटाओ, शादी.com पे आज ही डाउनलोड कीजिए। जब खिलाना हो किसी को बढ़िया खाना हो, जाके मस्त मसाला झवेरी का मस्त देश का स्वाद बाय JSPL। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। सही फैसला तो कुछ सालों पहले आपने लिया था, मुझे सही जगह पढ़ने भेजकर। भूल गए? सवाल 4 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का है। This is NAC A++ opportunity. Maharshi Markandeeshwar deemed to be university, Maulana Ambala. तूफानी बारिश। क्रैक जीरो मतलब नेरोलैक हीरो। जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस है। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल स्ट्रेच एंड शील। इसकी 2 गुना स्ट्रेच रखी वॉल्स को क्रैक फ्री सालों साल। sama pina ay crack only। ये तन, ये त्वचा सब मिट्टी से बने। नहीं, त्वचा तो प्रोटीन से बनी है ना माँ? हाँ, त्वचा में 60% प्रोटीन है और ये है क्लिनिक प्लस साबुन जिसमें भी प्रोटीन है। त्वचा में प्रोटीन, साबुन में भी प्रोटीन। क्लिनिक प्लस का पहला प्रोटीन युक्त साबुन जो दे हेल्दी ग्लो। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के बराह रास्त दिल्ली स्टूडियो से इस वक्त, और मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं कि ऋषियों, सूफियों और वलियों की सरजमीन के अंदर इब्ने हवा की बेटी किस तरीके से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है। एदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में हुआ है इजाफा। खवातीन के खिलाफ जराइम में तकरीबन 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अस्मत रेजी की वारदातों में अगरचे कमी आई है, लेकिन खवातीन के खिलाफ दीगर जराइम में 2021 में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। और ये एदाद शुमार सरकारी तौर पर बताए जा रहे हैं कि तकरीबन 811 किडनैपिंग या अगवाकारी के वाक़ात सन 2020 में सामने आए थे और यही वाक़ात सन 2021 में 900 से भी ऊपर चले गए हैं, 960 से भी ज्यादा है। और इसी तरीके से जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ दिलाने में जो इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं, चाहे वो खवातीन पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हो या अदालती उज़्मा हो, यहां पर भी इंसाफ उस तरीके से नहीं मिला जो जायज तरीके से होना चाहिए था। एदाद शुमार जरा दिल थाम कर सुन लीजिएगा, क्योंकि हम जब लगातार ये दावा पेश करते हैं कि हम उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां पर ऋषि हैं, मुन्नी हैं, सूफी हैं, संत हैं, और हमारी सरजमीन के अंदर ये चीजें होने के साथ साथ इस चीज का भी इम्तियाज है कि हम बहू, बेटी, माँ, बहन का ख्याल रखते हैं। वहां पर यह एदाद शुमार साफ कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर जब आप आंकड़ों को खेलते हैं, देखते हैं, तो 10% जराइम का इजाफा हुआ है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। और एदाद शुमार ये बताते हैं कि 3517 केस रिकॉर्ड किए गए जी, रजिस्टर हुए सन 2020 में, जबकि सन 2021 में 3880 के करीब ये रिकॉर्ड किए गए, जो सीधे सीधे बता रहा है कि एक साल के अंदर 10% का इजाफा हुआ है। सन 2020 में 360 से ज्यादा रेप इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर खवातीन के जरिए से रिकॉर्ड कराए गए थे, जो सामने आए थे। और सन 2021 में 326 रेप केसेस हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि रेप वाले मामले में
यानी जिनसी जो अस्मत रेजी का मामला है, इसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगवाकारी, अगवा बराए तावान और दीगर मामलात में इजाफा हुआ है। 811 किडनैपिंग अब्डक्शन केसेस सन 2020 में और 960 से ज्यादा सन 2021 में। मोलेस्टेशन केसेस भी बढ़े हैं, 1850 के आसपास 2021 में थे और 1754 जो है ये जनाब 2020 में आए हैं। डॉवरी केसेस में विटनेस इंक्रीज हुआ, यानी जो हम डॉवरी वाला मामला देखते हैं और कई लोगों ने खुदसोसी भी की है, कुछ लोगों के वीडियोस काफी वायरल भी हुए हैं। सन 2021 में ये वारदातें जो सामने आ रही थी वो कम थी, लेकिन 20 में कम थी, 21 में ज्यादा आई। 16 खवातीन ने अपनी जिंदगियों का खात्मा करने की कोशिश की सन 2021 में और सन 2020 में यही था 9, यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड तक उनको पहुंचाया गया। ये सूरत हाल भी हमारी जम्मू कश्मीर की है। उसके बाद खाविंद की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से ज्यादती या उनके रिश्तेदार, उनकी माँ यानी उनकी सास या दीगर लोगों की तरफ से जो हुआ है, उसमें भी कहा जा रहा है कि लगातार ये इजाफा हुआ है और सन 2020 के मुकाबले में सन 2021 में इस चीज में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। डिस्पाइट द फैक्ट कि डावरी प्रोबेशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हवा की बेटी को आज तक भी इंसाफ नहीं मिला है। 3 जिले जम्मू प्रोविंस के जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिकॉर्ड किया गया, किश्तवाड़, उसके बाद सांबा, उसके बाद रियासी, और लाइकली जब आप कश्मीर वादी की बात करते हैं तो हंदवारा, अवंतीपोरा, पुलवामा बिलतरतीब 1, 2 और 3 नंबर पर है। और जब आप ये देखेंगे किश्तवाड़ में 40 से ज्यादा, सांबा में 50 के आसपास, रियासी में 63, यानी रियासी पहले नंबर पर, सांबा दूसरे नंबर पर और किश्तवाड़ तीसरे नंबर पर। इसी तरीके से जब आप हंदवारा, पुलवामा और अनंतनाग को देखेंगे तो हंदवारा में केसेस 67, अवंतीपोरा में 79 और पुलवामा में 86 केसेस इस साल के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं। और जहां तक हम अस्मत रेजी की बात करेंगे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद रजौरी के अंदर 32 से ज्यादा केस सामने आए, पुंछ के अंदर 24 से ज्यादा केस सामने आए। और अस्मत रेजी के मामला जब आप कश्मीर सूबे के अंदर देखते हैं तो कुलगाम से 23 शिकायतें सामने आई, श्रीनगर शहर से 21 और कुपवाड़ा से 18 शिकायतें सामने आई हैं। ऑफिशियल डाटा जो बताता है, जराया हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं जी, जराया से जो खबर हमारे पास है वो लगातार ये बता रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ जो पुलिस स्टेशंस बनाए गए थे, जिन अदालतों के अंदर ये केसेस लिए गए थे, न तो सन 2020 में कोई ज्यादा बेहतरी देखने को मिली और न ही सन 2021 में कोई बड़ा इंसाफ केसेस के अंदर मिला है। अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस भी अभी है और अंडर ट्रायल केसेस भी चल रहे हैं और तादाद हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रही है। तो ये सारी सूरत हाल मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने रखी कि एक तरफ से हम ये कह रहे हैं कि जनाब पढ़ा लिखा समाज है, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम जी सूफियों और वलियों की सरजमीन के अंदर रह रहे हैं, लेकिन एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि हर दिन गुजरने के साथ हमारी बहन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, हमारी माँ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और करने वाले बाहर का कोई नहीं। जब आप इन सभी केसेस को खंगालते हैं तो क्लोज रिलेशंस में, क्लोज रिलेटिव्स में अटेम्प्ट टू रेप हुआ है या अबडक्शन के केसेस हुए हैं, सब क्लोज के हैं और सब एक दूसरे को जानते भी हैं। सीधे चलेंगे जी हमारी वुमेन एक्टिविस्ट और एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए और वक्त निकालने के लिए सुबह इस प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए। ये जो थोड़ा सा खाका मैंने सामने रखा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जब इन केसेस के हवाले से देखते हैं तो आप कानूनी मशावरत भी देते हैं और डायरेक्टली भी कुछ केसेस को डील भी करते हैं, तो क्या वाकई तौर पर एंटायर जम्मू कश्मीर की यही पोजीशन है? टाइम देने के लिए बहुत ही सेंसिटिव मौजू पर जो आपने आंकड़े सामने रखे, ये तो वो है कि जो रिपोर्टेड है, लेकिन बदकिस्मती से हम वो आंकड़े नहीं काउंट करते जो अनरिपोर्टेड है।
तो आए दिन हम कोर्ट्स में ये देखते हैं किस तरीके से एक फीमेल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाया जाता है। काफी केसेस हमारे पास आते हैं जिनमें वो सोशल स्टिग्मा की वजह से वो पुलिस की तरफ रुजू नहीं करना चाहते या कोर्ट्स तक भी नहीं आना चाहते। किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर अगर वो कोर्ट्स में आ भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इतना स्लगिश हो गया है जिसकी वजह से इन औरतों को खुसूसन जो हर उस स्टिग्मा से निकलकर सामने आती है फिर भी उनको वो इंसाफ वक्त पर नहीं मिलता। उसकी वजह बहुत सारी है, क्योंकि जो वैकेंसीज पड़ी हुई है कोर्ट्स में या जो स्पेशल कोर्ट मुंतखब किए गए थे या आइडेंटिफाई किए थे, डेजिग्नेट किए गए थे फीमेल ऑफेंसेस को लेकर, बदकिस्मती से वो उन्हीं तक महदूद नहीं रहे। उन कोर्ट्स में डिफरेंट नवेद के केसेस भी आजकल सुने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके केसेस या उनके क्राइम्स जो रिपोर्ट हो गए हैं उनका कहीं अजाला नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और अंडरलाइन कॉज तो यही है, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। साथ में जो एक सोच है पैट्रियार्क की जो चली आ रही है सदियों से, शायद अगर कोई फीमेल आवाज भी उठाती है तो ये उसको चैलेंज मानकर मेल की ये पैट्रियार्कल सिस्टम जो हमारे सोसाइटी में है उसको चैलेंज लेकर फिर से वो क्राइम रेट जो है बढ़ रहा है। कहीं वो सोच भी जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम्स को लाकर, या हमने बच्चियों को भी एजुकेशन दे दी, बच्चों को भी एजुकेशन दे दी, लेकिन जब हम आज के स्टेज पर देखते हैं उस एजुकेशन का या इन स्कीम्स का ऑन ग्राउंड क्या हमें फायदा मिलता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई ऐसी वजह है कि जिसमें हम अभी रूट कॉज में नहीं जा रहे हैं। साथ में ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है, क्योंकि उनके एटीट्यूड की वजह से हमारे पास काफी ऐसे केसेस आते हैं जहां पर फीमेल अगर पुलिस के पास जाती हैं या किसी अपने ही मोहल्ले के किसी बड़े के पास जाती है, अपनी शिकायत रखती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे ये कहा जाता है कि आप फीमेल है, आपने ये चीजें बर्दाश्त करनी है। तो जब ये सोच हमारी हो तो उस सोच में एक फीमेल इतनी हिम्मत जुटाकर जब वो सामने भी आती है फिर भी उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उन लोगों पर पड़ता है, उन फीमेल्स पर पड़ता है जो आगे आना चाहती है लेकिन ये चीजें देखकर फिर पीछे मुड़ जाती हैं। ये एक रीजन भी है इसमें। जी श्वास साहब, आपने पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, तो पिछले 1.5-2 वर्षों से हम एक चीज देख रहे हैं कि पुलिस इंतजामिया एक कदम उठा रही है। नॉर्थ टू साउथ पुलिस थाने सिर्फ वुमेन्स के लिए बनाना, पुलिस स्टेशन कायम करना, क्या वहां पर इतनी तब्दीली आई है इन पुलिस स्टेशन के कायम करने से कि जो आप अनरिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं वो भी आसानी से इन थानों के बनने के बाद सामने आए, या फिर खवातीन पुलिस अफसर की कमी या फिर खवातीन की कमी पुलिस महकमे में वो भी एक परेशानी का सबब है? जब आप अनरिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हैं सामने नहीं आते, या तो कहीं ना कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे सही नहीं, या फिर सोशल स्टिग्मा उसका भी एक डर रहता है। देखिए, पहले ही हमें एक क्राइम जो फीमेल के खिलाफ होता है उसे एक्सेप्ट करना है कि वाकई तौर पर ये क्राइम हो रहा है। से फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो फीमेल बन जाती है, अगर मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए जिसमें एक एजुकेटेड फीमेल चली जाती है फीमेल वुमेन सेल में, उनसे कहती है कि इस तरीके से है, वो खुद भी वर्किंग थी, उनके हस्बैंड भी वर्किंग थे, तो उन्होंने उससे ये सजेशन दी आप एफआईआर ना कीजिए बल्कि ये चीजें आपने बर्दाश्त करनी है। हर जो हम बचपन से ही देखते आए हैं कि एक फीमेल है उसको वीकर जेंडर माना जाता है, एंड आप तो एपिटोम ऑफ पेशेंस है, व्हाई डोंट यू डिस्प्ले दैट पेशेंस, आप बर्दाश्त कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। जब आपकी सोच इस तरीके की होगी तो मुझे माफ कीजिए कि ये कहना कि जो हमारे वुमेन्स विंग या वुमेन्स के जो हमारे पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं वो सक्षम है, वहां पर भी कमी है। फीमेल्स आप देख लीजिए, खाली एसएचओ होगी, पूरा स्टाफ आपको वहां फीमेल्स का नहीं मिलेगा, तो वहां पर भी तैनाती की जरूरत है, एक एनवायरनमेंट एक देने की जरूरत है जहां पर आपने एनकरेज करना है ऐसी फीमेल्स को जो सामने आ रही हैं और शिकायत कर रही हैं, और आपने उस क्राइम को रिकॉग्नाइज करना है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का ही क्यों ना हो, पहले आप रिकॉग्निशन तो दे दीजिए उन क्राइम। क्या मैं ये भी समझूं कि चूंकि हमारे पास माजी में एक कमीशन हुआ करता था, खवातीन कमीशन, जिसका वजूद आज के दिन में कहीं पर भी नहीं है, जहां पर खवातीन जाकर अपनी रुजात सुनाती थी और किसी हद तक उनको वहां पर रसाई भी थी, वो न होने से भी ये जो हम 10% का इजाफा यहाँ देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है।
देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक कमीशन का बहुत अहम रोल था यहाँ पर, ताकि ये उनके अगर ऑर्डर्स भी आते थे किसी हद तक वो गवर्नमेंट या किसी वजह से वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एक वो डेटरेंस के तरीके पर वो एक अपना काम करते थे, समन करते थे लोगों को जहाँ पर उनको ऐसी वायलेंसेस का सामने कहीं पर कोई ऐसी कंप्लेंट आती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है, तो वो भी एक रीजन है इस क्राइम रेट के इंक्रीज होने का। चलिए, बहुत शुक्रिया जी नीलोफर साहब हमारे साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू करने के लिए। एडवोकेट नीलोफर बता रही थी कि जनाब कई वजूहत है और मेरी नज़र में एक बड़ा वजह यह भी है कि हम पूरी तरह से अभी अपनी किताबों को नहीं समझ पाए हैं, ना हम कुरान को पूरी तरह से समझ पाए हैं, ना हम ग्रंथ साहब को पूरी तरह से समझ पाए हैं, ना हम गीता को पूरी तरह से समझ पाए हैं। अगर हमने उनकी तालीम को पूरी तरह से समझा होता तो शायद आज के दिन इस तरीके की खबर ही हमारे पास नहीं होती और मुल्क के अंदर भी इस तरीके का माहौल नहीं होता है। तो मजहबी पेशवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल ये बनता है कि जब वो मेंबर मेहराब पर आते हैं, जब वो स्टेज पर आते हैं, तो वो बड़ी दुनियादार तकरीरें करते हैं जी। लेकिन शायद ही कहीं पर आपने अजमत फातिमा की कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सुना होगा कि जनाब दीनी पहलू और ख़वातीन के हुकूक और मर्द के हुकूक में कितना फ़र्क है, मर्दों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो आज के वाक़यात हैं, ये जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, अगर इन्हें आज हमने रिलीजियसली ट्रीट नहीं किया, मजहबी तौर पर ट्रीट नहीं किया और फिर एजेंसीज ने प्रॉपर्ली इसको हैंडल नहीं किया, तो आने वाले दिनों में दिल्ली मुंबई जैसी सूरत-ए-हाल हमारी भी हो सकती है। इसी के ताल्लुक से इशफाक एक सवाल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जितने केसेस हैं या एक साल के अंदर 10% केसेस की का बहुत बड़ा मतलब है अगर आसान लफ्जों में समझा जाए। लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या 3 से 4 दिन पहले का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है कि अदलिया का निजाम या तो बहुत सारी जगहों पर मजबूर है या सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है या फिर मीडिया ट्रायल्स बहुत होते हैं, उस दबाव की वजह से सिस्टम सही नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब ये समझें कि दबाव जो है वो समाजी और सियासी या फिर जो मजहबी तंजीमें उन पर ज्यादा पड़ रहा है, और क्या वो इस कैपेबल हैं, इस अहल हैं कि वो इस तरह के केसेस को डील कर सके मकामी सतह पर, जब अदलिया पर खुद मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा है कि सवाल। इतना हमें भरोसा है कि अगर मकामी तौर पर लोग चाहे तो बड़ी चीजें एड्रेस हो सकती हैं, क्योंकि अदालत में या पुलिस में जाकर दरवाजा खटखटाना एक लंबा प्रोसेस है और अपने ही घर में बैठकर मसले का हल ढूंढना बहुत आसान है। और अगर आप अपनी सोसाइटी में इसका मसले का हल ढूंढेंगे तो ये और भी आसान होता है। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं सोसाइटी में जो इस तरीके के इश्यूज को सिर्फ ऊपर वाले की नजर में देखने, प्रभु की नजर, अल्लाह की नजर और मालिक की नजर को सामने रखते हुए फैसला लेते हैं। वो किसी के दबाव में नहीं आते और वो सच को सच और झूठ को झूठ भी कहते हैं। तो अगर वो सिस्टम चला जो माजी में हमारा था, तो बहुत सारी एक डर भी रहता था कि भाई साहब ये बड़ा है और ये कल कान खींचेगा हमारे, वो डर खत्म हो गया। उसकी वजह से भी आज हमारी है रेस्ट जिम्मेदारी सबकी है। जुडिशरी अपना काम करे, एनफोर्समेंट अपना काम करे, लॉ अपना काम करे, लेकिन जो आपकी मेरी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी, अगर जब तक हम वो पूरा नहीं करेंगे शायद तब तक ये माहौल नहीं सुधरेगा। और मुझे याद है हमारे मुल्क के अंदर एक कैंपेन चला था कि जहां पर भी आप जी देखेंगे कि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद हो रहा है और वहां से चीखो पुकार की आवाजें आ रही हैं तो डोरबेल बजाइए। एक कैंपेन बाज़ाब्ता चलाया गया था सिर्फ ये अवेयर करने के लिए कि आप इस सिस्टम से अलग नहीं है, आप भी इसको रोक सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जहां एक आईना हमने आपको दिखाया कि हमारी बेटी बहू मां का क्या हाल है, वहीं पर नौजवान कहां की ओर जा रहे हैं, नौजवान ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। लगातार आदाद-ओ-शुमार आपके सामने तो रख ही लेते हैं, लेकिन कल पुलिस की तरफ से एक और बात सामने रखी गई। कहा गया कि जनाब एक नाका रखा गया और नाके के दौरान कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान क्या मिला, उन्हें 24 करोड़ रुपए का हेरोइन बरामद कर दिया गया, 11 लाख रुपया कैश मिला और इस कार्रवाई के दौरान 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक तरफ से मुआशरा कहां की ओर जा रहा है और दूसरी तरफ से नौजवान कहां की ओर जा रहा है। अब ये कहां पर ये गाड़ी आ रही थी, कहां पर पकड़ा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये चेकिंग पॉइंट लगाया गया था जी जम्मू के अंदर, और डीजीपी जो जम्मू के कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की वजाहत कर दी कि जनाब अमृतसर पंजाब के रेजिडेंट्स कुछ लोग एक गाड़ी के अंदर थे। उस गाड़ी को जब फ्रिस्किंग के तहत लाया गया तो पता लगा कि उसके अंदर हीरोइन है 24 करोड़ रुपए की, 11 लाख रुपया नकदी भी था। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गाड़ी नंबर और सारी डिटेल्स उन्होंने साफ कर दी। यानी जो हम ये कह रहे थे कि जनाब सिर्फ इस वाले सरहद से माल आ रहा है, यहां स्टेट से भी आ रहा है और हब बन रहा है जम्मू कश्मीर। शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई ऐसी तहसील होगी जहां पर कोई ना कोई इस घिनौने काम के साथ ना जुड़ा हो, और शायद ही
हमारी सिविल सोसाइटी के ऐसे लोग होंगे, हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी ऐसे होंगे जिन्हें यह ना पता होगा कि किस घर में कौन बच्चा ड्रग्स ले रहा है। अगर मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर 10 घर एक साथ रहते हैं तो 2-3 को पता होता है कि फलानी का बेटा ऐसा कर रहा है, फलानी का बेटी ऐसी कर रही है, ऐसी कर रही है, लेकिन वो चुप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बेटा इनके साथ नहीं है। लेकिन शायद वो ये चीज भूल रहे हैं कल उधर ये चिंगारी है, ये हमारे घर तक आ सकती है। इस आग को रोकना हमारा भी एक कदम है और हमने भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। ये भी जनाब एक ज़मीनन गुजारिश आपके सामने रखी है। अब जरा आते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की ओर, क्योंकि मामला सेहत का है। जी आसिफ। बिल्कुल, जहां पर ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, वहीं पर दूसरी जानिब एक और परेशानी का सबब दर्द सर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की पूरी आवाम के लिए, वो है वबाई मर्ज कोविड-19 या जिसे आप कोरोना वायरस अब तक कहते रहे हैं। दुनिया भर के अंदर आपने तीसरी लहर के दौरान भी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड के केसेस मुसलसल बढ़ते देखे, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते शायद थोड़ी सी राहत की बात यह थी कि माहौल ऐसा नहीं था जहां पर तेजी के साथ केसेस फैलते। बावजूद इसके पहली, दूसरी और तीसरी लहर में बड़ी तादाद में कोविड का शिकार लोग हुए। अब यह आम सी बात हो गई थी कि पॉजिटिव केसेस आए, लेकिन तशवीश का सबब अब यह बन रहा है कि चौथी लहर ने भी दस्तक देना शुरू कर दी है। फाल मामला 4000 के करीब मौजूदा वक्त में जब आपको अपडेट हम कर रहे हैं, और पिछले 24 घंटों के जो केसेस हैं, योमिया केसेस जो हैं, वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन इस बात की वजाहत करता है तस्दीक के साथ कि 697 नए केसेस जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। खतरनाक सूरत हाल तब बन रही है जब मुख्तलिफ अजला के हम डेटा को उठाकर देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि जम्मू सूबे में टॉप ऑफ द लिस्ट जम्मू है। कश्मीर सूबे के अंदर जहां पर टॉप ऑफ द लिस्ट श्रीनगर जिला है। श्रीनगर में जहां पर 200 प्लस केसेस या 150 प्लस केसेस आने का मतलब यह हुआ कि बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल देखा जा रहा है। इस वायरस को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फैलते, और जब जब टेस्टिंग का सिलसिला तेज हो रहा है, जहां जहां पर टेस्टिंग तेज हो रही है या की जा रही है, वहां पर इंतजामिया को कम से कम रोजाना बुनियादों पर जो है वो केसेस मिलते हैं जाकर, तकरीबन डेली बेसिस पे 100 से 150 के आसपास केसेस। अब ये जो 697 केसेस हैं, एक तवील मुद्दत के बाद आप देख रहे हैं कोविड के इन केसेस में इस हद तक इजाफा हो कि नियर अबाउट 1000 बहुत तेजी से हम जा रहे हैं। 2 कोविड-19 की जिन लोगों को डबल डोज अब तक लगी है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बताया जाता है कि जो कोविड-19 का वैक्सीन दिया जा रहा है या दी जा रही है, वो वैक्सीन काफी स्लो पेस के साथ चल रही है यूटी के इन 5 अजला में। जम्मू सूबे के अंदर जहां पर पहली मर्तबा देखा गया पिछले कुछ हफ्तों के या महीनों के दौरान, जहां सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जम्मू सूबे में जो पिछले 24 घंटों में वो 281 और कश्मीर सूबे में 416 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। श्रीनगर के अंदर जहां पर कोविड-19 के केसेस में अब 150 या 200 की बात नहीं रही, 220, 240 की बात नहीं रही, 268 केसेस, सबसे ज्यादा अजला में से श्रीनगर जिला इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त हैं। इरफान, कोविड केसेस का आना अपनी जगह, लेकिन आज से ठीक 1 हफ्ता पहले शुरुआत श्रीनगर से हुई सरकारी हुक्मनामे के साथ कि बिना मास्क के कोई नजर नहीं आना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर, या इसके अलावा टेस्टिंग का सिलसिला अवामी मकामात पर तेज किया जाएगा। कितना फर्क महसूस किया जा रहा है या पड़ा है? क्योंकि 268 केसेस पिछले 24 घंटों में बताते हैं बहुत खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है हर गुजरते 24 घंटों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। अगर बात करें तो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ये मामला जो है स्लोली इतना आगे बढ़ चुका है कि यकीन मानिए अब ये नंबर इतना बढ़ रहा है कि अब हम भी हैरान हो रहे हैं कि आखिरकार ये खास तौर पे जिस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा था, मामला इतने हैं कि अब ये रफ्तारी के साथ फिर से दिखाई देने लगे हैं। देखिए, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो आसिफ मास्क का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और किसी को भी इस चीज की फर्क नहीं पड़ती कि वो मास्क पहने। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि मास्क मैंडेटरी है, फाइन करेंगे या किसी ने नहीं पहना होगा। हम तो अस्पतालों में भी देखते हैं कि डॉक्टर साहिबान हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, वहां पर भी बहुत ज्यादा लैकिंग रहता है कि वहां पर भी मास्क का, खासतौर पर एसएमएच अस्पताल की मैं बात करूं, मैं परसों वहां देख के आया था, वहां पर किसी ने भी ज्यादा मास्क नहीं पहना है। पब्लिक प्लेसेस की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, आम जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले आम, आप देखिए भर भर के वहां सवारियां बैठी है और न ड्राइवर साहिबान है न कंडक्टर साहिबान है, किसी ने मास्क नहीं पहना है। और वजूहत यह है कि अब धीरे धीरे ये नंबर आगे बढ़ रहा है और लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद ये फेक है, इससे कुछ नहीं होगा, जो तीसरी थी वेव चली गई, अब चौथी वेव में क्या होगा, यानी कि लोग ये भी मानते हैं कि इससे होता कुछ नहीं है। मगर हमारे सामने एक बेस्ट एग्जांपल आसिफ है कि कई सारे लोगों की जान चली गई है, कई सारे लोग अभी भी इस मरीज से मुब्तला है। जब वो इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल जाते हैं, थोड़ा सा दमा या खांसी अगर उनको होती है तो उनको डॉक्टर कहता है कि मुकम्मल तौर पर एहतियात बरता जाए।
इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी तैनात करनी चाहिए, चप्पे चप्पे पर नजर रखनी चाहिए। और खास तौर पर बाहर से आने वाले सयाह हैं, रात को भी आप बता रहे थे मुगल बागात के आसपास, डल झील के आसपास, इन तमाम लोगों पर भी नजर है। और क्या लोकल्स की भी दाएं बाएं, जैसे जम्मू के अंदर पब्लिक प्लेसेस पर रैंडम टेस्टिंग और तेज कर दी गई है, वो सिलसिला श्रीनगर में है? देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आए रोज नए इनिशिएटिव्स, नए प्रोग्राम्स, नए फेस्टिवल्स हो रहे हैं, मगर उन्होंने खास तौर पर इस कोविड-19 पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आप देखिए, मुगल गार्डन्स हो, झीलें हो, जितने भी यहाँ पे नदी नाले हो, इनफैक्ट अगर देखा जाए ना, कई कनेक्टेड एरियाज ऐसे हैं जहां पर टूरिस्ट घूमने जाता है, देखने जाता है, मगर वहां पर भी ना कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है और ना ही कोई मास्क कोई उपयोग हो रहा है, और इस पर जोर भी नहीं दिया जा रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा खासतौर पर सरकार से, अगर वो टूरिज्म के बड़े बड़े फेस्टिवल कर रही है तो सयाह जितने भी वादी कश्मीर आ रही है उनके लिए मुकम्मल तौर पर टेस्टिंग फैसिलिटीज और मास्क जो है उसे मैंडेटरी करार देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जहां हम कोविड की बात करें ना, वहां वैक्सीनेशन की भी जरा बात बताते चले। आपको याद होगा कि वैक्सीनेशन जो एज ग्रुप था 12 से 14, उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का जो डाटा है वो कुछ बहुत ही पीछे है। और डाटा मैं इसलिए आपको पीछे बता रहा हूं, दूसरी वैक्सीन जो लगानी थी, डोज दूसरी, पहली डोज में कई शिद्दत हमने देखी, लेकिन दूसरी डोज लगाने में काफी लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। और एदाद शुमार जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सामने आ रहे हैं, वो ये साफ दिखा रहे हैं कि जम्मू हो या कश्मीर हो, या जम्मू हो, श्रीनगर हो, बांडीपोरा हो, किश्तवाड़ हो, सांबा हो, ये सारे ऐसे अजला है जहां पर स्लोली बहुत कम स्पीड के साथ डोज 2 लगाई जा रही है। फिगर्स ये बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर 12 से 14 साल की जो उम्र की हद मुकर्रर की गई थी जब वैक्सीनेशन का सिलसिला था, तो 60,000 से ज्यादा आबादी थी ये जिन्हें ये वैक्सीन लगाना था। और ये 82% फर्स्ट वैक्सीन का डोज लगा था, सिर्फ 82%, 49,584 के आसपास। और बाकी मानदा जो सेकेंड डोज है वो लगना अभी बाकी है। फिर 15 से 17 वाले ग्रुप को जब आप देखेंगे तो 87% को वो पहला डोज लगा था। सेकेंड डोज के बारे में काफी कम लोग लगे हैं। बांडीपोरा, जहां पर टोटल टारगेट जो हमारा था 19,175 लोग थे 12 से 14 के दरमियान, जिनमें से 16,719 ने पहला डोज तो ले लिया, यानी 87% के आसपास आप आगे। और जब आप इसको सेकेंड डोज की ओर आते हैं तो 80 से सीधे आपको 50 पर आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड डोज की रफ्तार कितनी है। इसी तरीके से जब आप जम्मू भी देखेंगे और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखेंगे, किश्तवाड़ को देखेंगे, सांबा को देखेंगे, भद्रवा को देखेंगे, तो सेकेंड डोज देने में काफी लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। तो यही वजह है कि जनाब स्कूल कॉलेज आप जा रहे हैं तो अगर आप दूसरा डोज भी ले, आज तो सरकार बूस्टर डोज लगाने की बात तक आ गई है, तो ये वैक्सीनेशन को इतना आसानी से ना लें, वक्त पर लगाएं। और सरकार की तरफ से मुख्तलिफ मराकज़ पर आज के दिन में भी वैक्सीनेशन दस्तयाब है, वैक्सीन जरूर लगाइएगा। चलिए जी, बड़ी खबर की ओर आते हैं, बात करते हैं जी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल भी 6 घंटे से ज्यादा देर तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर रही और आज तीसरे दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर खिदमत रहेंगी जी सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की सदर है। और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर यह बड़ा मामला जो सामने आया है, जिसको लेकर पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और अब एक एक करके सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। और आज तीसरा दिन है कि सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। कल सोनिया गांधी तकरीबन 6 घंटे तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने रही है। 20 से 22 सवालों का कल भी उन्होंने जवाब दिया है। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में तहकीकात जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है। कल ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी कांग्रेस की तरफ से हंगामा और एहतजाज किया गया है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी एमपीज को कल उस वक्त गिरफ्तार करना पड़ा, जब एहतियातन गिरफ्तार करना पड़ा, जब वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के फैसले के खिलाफ और कार्रवाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तारी भी की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज भी जो है वो तहकीकात कुछ सवाल पूछेंगे सोनिया गांधी से, और आज तकरीबन 35 के करीब सवाल ऐसे हैं जो सोनिया गांधी से पूछे जा सकते हैं। जराया इस बात की इतला जो है और खबर जो है वो दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस जो कंफर्ट जोन में थी, एक बड़ा फायदा जो क्रिटिक्स मान रहे हैं कि कांग्रेस वर्कर कंफर्ट जोन से बाहर आया है, अब सड़क पर है, चाहे सोनिया गांधी के नाम पर ही है लेकिन सड़क पर है, जिससे अपोजिशन वाइब्रेंट दिखने के आसार काफी साफ नजर आ रहे हैं।
और जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर कांग्रेस कमेटियां एहतजाज कर रही हैं, धरनों पर आ रही हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता करके इसी बहाने उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर अब धरना भी देंगी और सरकार के खिलाफ हो सकता है कोई कार्रवाई भी करे। कल जब एमपीज को लिया गया, जिनमें राहुल गांधी भी थे और पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, तो हमने देखा जो 2-3 घंटे वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहे, तो वहां पर भी मीटिंग जैसा माहौल था। कांग्रेस ने वहां पर भी मीटिंग की और स्ट्रेटजी आज के दिन के हवाले से बनाई। कल एआईसीसी ऑफिस के अंदर गुलाम नबी आजाद भी दिखे और आनंद शर्मा भी दिखे, कुछ और लीडर्स भी दिखे जिन्होंने मीडिया के साथ भी बात की, जिससे यह लग रहा कि जो दूरियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही है और कांग्रेस इसी बहाने कहीं ना कहीं असेंबल भी हो रही है और नजर में भी कहीं ना कहीं आ रही है। तो फिलहाल ये तो क्रिटिक्स का मानना है, माहिरीन का मानना है, लेकिन बड़ी बात यह कि सोनिया गांधी आज तीसरे दिन हाजिर होंगी जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने और उन सवालों का जवाब देंगी जो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अभी पूछे जाने बाकी है। कुल मिलाकर आज लगातार दूसरे दिन और इस केस के सिलसिले में 21 जुलाई के बाद तीसरी मर्तबा सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी है। थोड़ी देर बाद वो घर से निकलेंगी, लेकिन दूसरी जानिब अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी मुल्क की सत्याग्रह जिसका जारी है, एहतजाजी मुजाहरे हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी एहतजाज कर रही है और खित्ता चिनाब के अंदर, पीर पंचाल के अंदर, वादी के अंदर, जम्मू के अंदर भी प्रोटेस्ट कांग्रेस की सीनियर क़यादत की जानिब से किए गए और ये भी इस वक्त कहा गया है कि सत्याग्रह आज भी जारी रहेगा और अवाम के मसाइल उठाए जाएंगे, जबकि हुकूमत पर इल्जाम है वो तहकीकाती एजेंसियों के जरिए जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान हैं या सियासी मुखालफिन हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं और एहतजाज आज भी किया जाएगा। दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं। ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर है इसके आसपास, इसके अलावा जंतर मंतर से लेकर लाल किले के आसपास, जहां पर जिन जिन सड़कों पर ज्यादा आज पुलिस को शुबा है कि यहां पर वर्कर्स पहुंच सकते हैं या फिर अंदेशा है कि एहतजाज में शिद्दत जब लाई जाएगी तो इन रास्तों से गुजर हो सकता है एहतजाजियों का। इसलिए कल भी जब हिरासत में बहुत सारे लोग लिए गए उस वक्त भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा थी। आज मजीद उस सिक्योरिटी को बरकरार रखते हुए एहतजाज दूसरी तरफ रोका जाए, कम से कम हो, इसके लिए भी कोशिशें दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। बात जब दिल्ली की हो रही है तो जरा एक और बड़ी और अहम खबर की और आपकी तवज्जो ले चलते हैं। आपको याद होगा कि राहुल भट्ट की हिलाकत के बाद कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज सरापा एहतजाज थे और उसी एहतजाज के दौरान लगातार ये अफवाहें और ये खबरें भी गश्त कर रही थी कि एहतजाजन नौकरियों से इस्तीफा देने की बात सामने रखी गई और कई लोगों का यह मानना था कि उन्होंने इस्तीफे भी दिए हैं। सवाल ऐवान के अंदर पूछा गया था कि क्या वाकईतन कश्मीरी पंडित जिन्हें बाजाबादकारी के तहत वापस कश्मीर में लाया गया था उन्होंने नौकरियों से इस्तीफा दिया और वो क्या चले गए हैं। तो तहरीरी जवाब में वजारत दाखिला का बड़ा बयान सामने आया है और उस बयान के अंदर उन्होंने साफ किया है कि कोई भी कश्मीरी पंडित ने रिजाइन नहीं दिया है। राहुल भट्ट की हलाकत के बाद, यानी राहुल भट्ट की हलाकत के बाद किसी भी कश्मीरी पंडित का रेजिग्नेशन नहीं सरकारी तौर पर मिला है, जबकि कश्मीरी पंडित एसोसिएशन जो लगातार जम्मू और श्रीनगर के अंदर धरने एहतजाज कर रहे हैं उनका मानना है कि 2000 लोगों ने जी नौकरियां छोड़ दी हैं, ये एसोसिएशन का मानना है। लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजारत दाखिला का जो रिपोर्ट है, जो सवाल का जवाब है कि कोई भी कश्मीरी पंडित जो काम कर रहा था जी प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत रिजाइन रिसेंटली इन प्रोटेस्ट ऑफ द किलिंग नहीं आया है और किसी की भी रेजिग्नेशन को मंजूर नहीं किया गया और ना ही इस तरीके का कोई ऑफिशियल मूव उनके पास आया। नंबर 1। नंबर 2, ये भी साफ कर दिया गया है कि जो रिटन जवाब दिया गया नित्यानंद राय साहब की तरफ से उसमें यह साफ कर दिया गया कि मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं जिनमें माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाया गया। 28 माइग्रेंट वर्कर्स जिनमें 7 बिहार के भी शामिल हैं मारे गए सन 2017 से 2021 के दरमियान। तहरीरी सवाल के जवाब में यह साफ कर दिया गया कि 2018 में 417 और फिर 2021 में भी इसी तरीके की किलिंग जो है वो देखने को मिली है। ताहम उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो लोग भी इन किलिंग्स के पीछे थे सिक्योरिटी एजेंसीज ने या तो उन्हें मार दिया है या कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है। किलिंग्स पर जवाब 5502 कश्मीरी माइग्रेंट्स को नौकरियां दी गई हैं वजीर आजम तरक्याती पैकेज पीएम डेवलपमेंट पैकेज के तहत। यह कल एश्योर किया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और यह साफ कर दिया गया कि
506 माइग्रेंट जिन्हें हमने नौकरियां दी है उनके लिए कंस्ट्रक्शन चल रही है जी। आरजी अकोमोडेशंस बनाने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 6000 आरजी अकोमोडेशंस बन रही है जहां पर इन मुलाजमीन को रिहाइश का मौका दिया जाएगा। तो कोई भी कश्मीरी पंडित नौकरी छोड़कर नहीं चला गया है। और अब ग्राउंड जीरो की कहानी क्या है? जो लोग राहुल भट्ट की हिलाकत के बाद चले गए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जम्मू चले गए थे, लेकिन उनके बच्चे यहाँ स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे, बड़े नामी ग्रामी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे, छोटे बड़े स्कूलों के अंदर कश्मीर के अंदर पढ़ रहे थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके उस तालीम को कंटिन्यू करने के लिए वो वापस भी आ रहे हैं। तो एक तरफ से उनकी वापसी है, दूसरी तरफ से कश्मीरी पंडित लगातार एहतजाज भी जम्मू के अंदर कर रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ सरकार का मानना है कि कोई भी इस्तीफा कश्मीरी पंडितों की तरफ से नहीं दिया गया और ये जो सारी बातें थी ये सिर्फ सोशल मीडिया और फेसबुक तक ही महदूद थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात वजारत दाखिला ने जवाब दिया दहशतगर्दी के हवाले से और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों पर भी जवाब दिया। कितने लोग आए, कितने गए, क्या सही क्या गलत, इस पर जवाब पार्लियामेंट के अंदर जरूर दिया गया। लेकिन बात जरा अब एक और केस की करते हैं जिसमें मजीद तहकीकात जारी है, कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई हुई है टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में। और जो रियासती तहकीकाती एजेंसी है यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इस वक्त टेरर केस के सिलसिले में कार्रवाई कर रही है उस पर भी इस वक्त मजीद आगे जो है वो एजेंसियां बढ़ी है। और एनआईए की खुसूसी अदालत ने इस केस के सिलसिले में दहशतगर्दों की फंडिंग के इल्जाम में पाकिस्तानी जैश कमांडर और दीगर उनके 4 साथियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है जिनमें एक पंजाब का गैंगस्टर भी शामिल है। गुज़श्ता साल आपको याद होगा कि गाड़ी से जहां पर कश्मीर में 43 लाख रुपए बरामद हुए थे और इस मामले को मजीद आगे ले जाते हुए कुछ लोगों से पूछताछ उस वक्त भी की गई थी साउथ कश्मीर के अंदर। और मुल्जिमान में जनूबी कश्मीर का रहने वाला आशिक निंगरू भी है और बताया जाता है कि जैश का कमांडर है, इस वक्त पाकिस्तान में है। ये एनआईए की खुसूसी अदालत में बात रखी गई है। दीगर में पुलवामा की रिहायशी मुजम्मिल अहमद मलिक, रवि कुमार का नाम सामने आया। इसके अलावा जयदीप धवन का नाम सामने आया और अमरवर सिंह का नाम सामने आया। बताया जाता है कि पंजाब के गोपी महल का रिहायशी है और ये गैंगस्टर के नाम से पंजाब रियासत में इसे जाना जाता है। 16 नवंबर 2021 को पिछले साल आपको याद होगा कि जम्मू में 43 लाख रुपए नकद के साथ कुछ लोग पकड़े गए, गाड़ी से कैश बरामद हुआ। इससे पहले एसआईए ने इसी मामले में 2 लोगों के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की थी। अब 5 लोगों के खिलाफ जिनमें एक पंजाब का गैंगस्टर शामिल है जो हमारे पास इतलात हैं और आशिक निंगरू का नाम भी इसमें शामिल है। ये चार्जशीट पुलवामा की रिहायशी मौजम परवेज और उमर फारूक के खिलाफ दायर की गई थी। अब जो 5 नाम हैं उनमें एक पंजाब का शहरी, 3 नाम अलग, 2 अलग आपको नजर आएंगे, यानी कुल मिलाकर 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ इसी खबर पे हैं। क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं सैयद तजम्मुल? ये मामला कहां तक पहुंचा है, गिरफ्तारियां जो हुई हैं और ये जो पिछले 24 घंटों में डेवलपमेंट हुई है इस केस में वो क्या कुछ है? आसिफ, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब जम्मू में गिरफ्तारी हुई और 43 लाख रुपया जो है वो इस गिरफ्तारी के साथ रिकवर किया गया। और अगर जराये का यकीन किया जाए तो इसमें न सिर्फ साउथ कश्मीर बल्कि पंजाब के तार भी कहीं जुड़े हुए थे और जिसमें पंजाब का मशहूर मारूफ गैंगस्टर जो है उसको भी इस केस के साथ जोड़ा गया है। अब चूंकि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपना और एनआईए ने अपना जो चार्जशीट पेश किया है उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जैश मोहम्मद से ये जो मिलिटेंट थे इन्होंने लास्ट ईयर यानी आखिरी साल जो है 43 लाख रुपया जो है रिकवर हुआ था। एक गाड़ी से इनकी गिरफ्तारी हुई कश्मीर से, उसके बाद इनका अलहदा चार्जशीट बना और एक्यूज्ड में जिन मिलिटेंट के नाम है ये आशिक निंगरू जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है जो इस वक्त मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनके साथी मुजम्मिल अहमद जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर के पुलवामा, रवि कुमार, जयदीप धवन और अंबर सिंह और गोपी महल जिनका ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। 16 नवंबर 2021 को ये सारे मामला सामने आए और बताया जाता है कि इनको 43 लाख रुपए के पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया नकदी के साथ। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने फौरी तौर पर चार्जशीट में जो नाम दर्ज किए हैं इनके नाम आ चुके हैं और चार्जशीट जब फिल किया गया उसमें मौजम परवेज और उमर फारूक जिनका ताल्लुक पुलवामा से बताया जाता है और बताया जाता है कि इन लोगों ने अमृतसर पंजाब से पैसा लाया था। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रिवील किया कि एक्यूज्ड जो है परवेज और फारूक अहमद जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी
और मुजम्मिल मलिक और नेंगरू के साथ ये फैसिलिटेट किया था, और ताकि टेरर फंडिंग जो है वो सही बंदों तक पहुंचाया जाए। जिसके बाद इस अरेंजमेंट के दौरान परवेज फारूक को ट्रक में गिरफ्तार किया गया और मनी जो है वो उसके बाद जब्त किया गया। और गैंगस्टर जिनका ताल्लुक पंजाब से है, जो ड्रग के साथ डील करते हैं, जो कि बड़े माहिरीन माने जाते हैं मुख्तलिफ समाजी जराइम में, और उनके मुताबिक बताया जाता है कि ये जो परवेज अहमद और बाकी उसके फारूक अहमद, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर टेरर फंडिंग का 15 लाख रुपया पकड़ा, और जो कि पाकिस्तान बेस्ड नेंगरू ने अमबीर सिंह अमृतसर के जरिए पहुंचाया था, और लोकेशन वगैरह इनकी तय कर दी गई थी। जिसके बाद उनके क्लोज एसोसिएट रवि कुमार, जयदीप धवन जो थे, उन्हें हथियारों समेत गिरफ्तार भी किया गया और वेपन्स वगैरह भी पकड़े गए। अमबीर सिंह एक पंजाब का मशहूर मारूफ गैंगस्टर है, नारकोटिक्स के लिए आर्म्स एम्युनिशन स्मगलर माने जाते हैं। बलजिंदर सिंह अलियास बिल्ला, ये भी मंडेला केसों में इन्वॉल्व है, और 23 मर्डर चार्जेस और एक्सटॉर्शन केसेस इन पे लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुम्मल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनाब, वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले आपको ये बताते चले कि आज उर्स मुबारक हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर के अंदर मुनक़्क़िद होगी, जहाँ पर हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निशानदही भी कराई जाएगी। इधर मुख्तलिफ उक्काजात और खानकाहों के अंदर भी आज की तकरीब सईद निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है, और कई जगहों पर सीरती इज्तिमात का भी खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से ज़ायरीन की सहूलियात के लिए दरगाह हजरत बल आने जाने और वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए माकूल और मुनासिब इंतजामात पहले ही किए गए हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार सऊदी अरब की खबर आपको बताएंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक भी पहुँचाएंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। लोल की सफर संदर क्या क्या